नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियां तथा कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज बताइए कि भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार यानी बहुत ही अत्यधिक क्षेत्राधिकार इसको प्राप्त किया है, यानी इसको दिया गया है। और जिसका अध्ययन हम जो करेंगे वो निम्नलिखित रूप के अंदर इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो इसका बिंदु है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और देखो प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र सम्मिलित किए गए, जिसमें पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार क्या है, इसमें क्या चीज बताइए। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से, कौन से विवादों से है जिसकी सुनवाई केवल भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है। मतलब इसमें कौन से विवाद सम्मिलित किए गए हैं, केवल सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कौन कर सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में अधिकार है कि वो क्या कर सकता है कि केवल सुनवाई का अधिकार इसी के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में, अन्य किसी के पास में उन विवादों पे सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय भी सम्मिलित किए गए, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार तथा या एक से अधिक राज्य, यानी भारत सरकार से संबंधित या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो उनकी सुनवाई भी किसके द्वारा की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, फिर भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है, दो राज्यों के मध्य या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर विवाद है तो भारत संघ का कोई भी राज्य है उनके आपसी विवादों का समाधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है। और इस सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के लेकर के कोई संबंध में ऐसा कोई इस तरीके के कोई विवाद हो तो उसका समाधान भी किसके द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। तो एक में क्षेत्राधिकार के अंदर क्या बताया गया, दो राज्यों के मध्य, दो राज्यों का विवाद, अधिक राज्यों का या संवैधानिक संबंध हो, संवैधानिक विवाद, यानी दो राज्यों का विवाद हो या दो से अधिक राज्यों का विवाद हो या संवैधानिक विवाद हो तो उनका समाधान यानी उनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही है। फिर दूसरा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। दूसरा बताया गया प्रारंभिक समवर्ती। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब इसमें क्या बताया गया, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंदर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में, संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है और उन मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया। मतलब संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार उनको लागू करने का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी उनको लागू करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद है, अब
राज्य वाले यानी उच्च न्यायालय भी लागू कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है, लेकिन उनसे उल्लंघन से संबंधित कोई विवाद है, अगर किसी ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है तो उनसे उल्लंघन से संबंधित कोई विवाद है तो वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है तो उसके समाधान के लिए पहले तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं और किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंदर जाके फिर बाद में क्या कर सकते हैं, चाहे तो वो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी आ सकते हैं। मतलब दो कंडीशन बताती है इसके अंदर कि जो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंदर कि सुनवाई का जो अधिकार है इसमें दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को भी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ ये अधिकार किसके पास में दिया गया, उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है जो इसके मामले के अंदर स्वतंत्र है। लेकिन अब वो कंडीशन होती है कि जो मौलिक अधिकार लागू करने के अंदर सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है, लेकिन अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो इसकी सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय को भी है। अगर उच्च न्यायालय के अंदर वो व्यक्ति नहीं जाके सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी उससे संबंधित मामले के अंदर शिकायत कर सकता है, यानी सीधा कहां जा सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो समवर्ती क्षेत्राधिकार के और फिर बाद में अपीलीय क्षेत्राधिकार दूसरा है हमारा अपीलीय, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद में दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ यानी सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। ये भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, यह है कैसा न्यायालय बताया गया, अंतिम अपीलीय न्यायालय। कौन सा है, सर्वोच्च। सर्वोच्च न्यायालय को कैसा बताया गया, यह अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में यह बात भी उल्लेखित की गई है, क्या बात उल्लेखित की गई है कि जो अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें कौन कौन से 4 भाग, संवैधानिक, दीवानी और क्या कहते फौजदारी, ये इस तरीके से इसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है संवैधानिक का पहला भाग बताया गया है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक। अब संवैधानिक क्षेत्राधिकार के संबंध में क्या बताया गया कि इस संविधान का अनुच्छेद 132, यहाँ कौन सा अनुच्छेद 132। अब 132 क्या बताता है, संविधान का अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, कौन, उच्च न्यायालय इस बात का प्रमाण दे दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी विवाद के अंदर संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो उस न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। मतलब इसमें ये चीज कही गई है कि इस तरीके का प्रमाण दे दे उच्च न्यायालय, इस तरीके का प्रमाण दे दे उच्च न्यायालय, ऐसा प्रमाण दे दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी विवाद के अंदर संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, कानून का कोई इस प्रकार का प्रश्न निहित है, तो वो उसकी सुनवाई का जो अधिकार है वो किसके पास में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाएगा। तो एक संविधान से संबंधित अगर कोई बात है, तो संवैधानिक कोई मामला है, तो वो उसकी सुनवाई कहाँ की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही की जाती है। फिर दूसरा है दीवानी। कानून का अगर प्रश्न है, कानून का अगर प्रश्न आता है तो इसकी
अनुच्छेद 132 ये बात बताता है कि इसकी सीधी सुनवाई करने का अधिकार किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। और ये सिद्ध किसे करना होगा? कानून से संबंधित अगर ये संवैधानिक मामला है तो उच्च न्यायालय को यह सिद्ध करना होगा कि ये मामला किसके क्षेत्र के अधीन जाता है? ये मामला जाता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधीन जाता है। दीवानी मतलब विवाद। अब देखो इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत क्या बताया गया है कि इसके अंदर ये बात उल्लेखित की गई है कि न्यायालय में कि दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है, यानी उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी मामलों की सुनवाई की जा सकती है। कैसे दीवानी मामलों की सुनवाई की जा सकती है? कि जिसमें राशि 20,000 से अधिक हो। राशि कितनी? 20,000 से अधिक हो। और 1973 के अंदर इसे परिवर्तित करके क्या किया गया? राशि 20,000 से अधिक हो और 1973 में इसे 30वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 30वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 133 को संशोधन कर उक्त धनराशि को 20,000 से हटाते हुए ये निश्चित किया गया है कि दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी दीवानी विवादों की जो अपील है वो कहाँ की जा सकती है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर की जा सकती है। पहले था कि 20,000, पहले क्या था? 20,000 से 20,000 का मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। लेकिन अब इस तरीके से अनुच्छेद 133 जोड़ा गया और अनुच्छेद 133 में किस बात का उल्लेख किया गया है कि 20,000 के इस राशि को हटाते हुए 20,000 की राशि को हटाते हुए दीवानी मामले की सुनवाई, दीवानी मामले की सीधी सुनवाई किसके क्षेत्र में जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। कहां पे होगी? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होगी। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वह फौजदारी। फौजदारी में क्या बात उल्लेखित की गई है कि फौजदारी के अंदर फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है, यानी अपील की जा सकती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के किसी निर्णय को क्या कर दिया गया हो? रद्द कर दिया हो। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के किसी निर्णय को अगर रद्द कर दिया हो तो उस न्यायालय की यानी जो वो सुनवाई है वो सीधी किसमें की जाएगी? रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया गया। अभियुक्त को क्या दे दिया गया? नीचे के न्यायालय के द्वारा जो भी प्रोसेस अपनाएगी उसको रद्द करके उच्च न्यायालय ने सीधे क्या दे दिया गया हो? उस अभियुक्त को मृत्युदंड वगैरह दे दिया गया हो तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के अंदर की जा सकती है। नीचे के न्यायालय ने किसी अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया या सजा दे दी है तो उसकी सुनवाई हाईकोर्ट के अंदर होगी। हाईकोर्ट से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत भी जा सकता है। ठीक है। तो उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय में चल रहे मुकदमे विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। ठीक है। उस समय भी इसमें की जा सकती सर्वोच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय क्या प्रमाणित कर दे कि ये मामला मेरे अधीन नहीं आके इसमें आता, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है तो भी इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही की जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से मैं कहने मतलब उच्च न्यायालय मना कर दे कि मैं इसकी सुनवाई नहीं करके ये मामला तो कौन सुलझा सकता है? वो सुलझा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये मामला पहुंचाया जा सकता है। फिर अब विशिष्ट फौजदारी की बात है। 14 विशिष्ट क्षेत्राधिकार। विशिष्ट क्षेत्राधिकार में बताया कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, मतलब ऐसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उन मामलों की जो सुनवाई है सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।
कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिन मामलों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक बन गया हो, तो अनुच्छेद 135 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद काम में आएगा? अनुच्छेद 135 के अनुसार इसमें ये बात उल्लेखित की गई है कि न्यायालय को अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर, भारत में इस न्यायालय को छोड़कर, सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। मतलब सैनिक न्यायालय का कोई मामला, तो उस मामले को छोड़ के और कोई भी ऐसा विशिष्ट मामला है तो उसकी सुनवाई सीधे किसमें की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने इसके जो अपीलीय क्षेत्राधिकार, 4 क्षेत्राधिकार हमने पढ़े थे, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट क्षेत्राधिकार। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा इसके बाद में अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए कौन सी आज्ञा? विशेष आज्ञा देने का अधिकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 136, किसमें? अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 में यह बात उल्लेखित है कि अपील के लिए विशेष आज्ञा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है इस मामले के अंदर? अनुच्छेद 136 के अंदर यह बात उल्लेखित की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी ये अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त है? कि वो सैनिक न्यायालय को छोड़ के, ओनली किस न्यायालय को छोड़ के? सैनिक न्यायालय को छोड़ के और न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है और इसमें कोई संवैधानिक प्रतिबंध भी नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है? संवैधानिक प्रतिबंध भी नहीं है। क्या सैनिक न्यायालय को छोड़ना होगा? अनुच्छेद 136 सैनिक न्यायालय को छोड़ के, और सर्वोच्च न्यायालय के पास में यह अधिकार है कि वो न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ उस व्यक्ति को क्या दे सकता है? जो भी व्यक्ति है उसको अपने यहाँ अपील करने की आज्ञा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये विशेष अधिकार होता है। फिर अब परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, चौथा बिंदु है परामर्श। परामर्श संबंधी अधिकार। परामर्श संबंधी अधिकार क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि परामर्श संबंधी जो अधिकार दिया गया है इसमें ये बात उल्लेखित की गई है कि अनुच्छेद 143, इसमें कौन सा है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद कौन सा? 143। अनुच्छेद 143 के अंदर ये बात उल्लेखित की गई है कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए। कैसा आभास हो जाए? क्या उसे ज्ञात होने लग जाए? ऐसा आभास हो जाए कि विधि या तथ्य का कोई भी प्रश्न पैदा हो, यानी विधि यानी कानून या कोई ऐसा तथ्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो सार्वजनिक महत्व का हो। जो कैसा हो? सार्वजनिक महत्व का प्रश्न हो। तो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। मतलब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण कोई कानून से संबंधित कोई बात है, तो इसके संबंध में सूचना पाने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को 143 के द्वारा वो सर्वोच्च न्यायालय से वो अधिकार प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से उसकी सूचना प्राप्त कर सकता है और स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब उसके निर्णय को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये किस पे निर्भर करता है? राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। तो परामर्श संबंधी अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय के पास में, ये परामर्श देने का अधिकार है, यानी वो परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति चाहे कि उसे ऐसा आभास हो कि कोई महत्वपूर्ण विषय, कानून से संबंधित विषय है, तो उसका परामर्श राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। अब उसको मानना या नहीं मानना ये किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। ठीक है। फिर 5वां बिंदु है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख
देखो अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत क्या बात बताई गई है कि अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129। अब अनुच्छेद 129 जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अनुच्छेद 129 क्या बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का क्या कर रहा है, स्थान प्रदान कर रहा है, जिसमें बताया गया कि अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। अभिलेख न्यायालय के क्या बताए गए, दो आशय बताए गए। अभिलेख न्यायालय के न्यायालय दो आशय। अब दो मीन्स कौन से बताए गए हैं, दो इसके मीन बताए गए हैं। तो मीन्स बताए गए हैं कि इसमें इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, इस न्यायालय के सभी जगह स्वीकार होंगे। ठीक है, इस न्यायालय के जो निर्णय है वो सभी जगह, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वो सभी जगह क्या है, स्वीकार किए जाएंगे साक्ष्य के रूप में। किस रूप में, निर्णय सभी जगह स्वीकार होंगे साक्ष्य रूप में। ठीक है, साक्षी के रूप में इनको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि उनकी प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनकी प्रमाणिकता के विषय में क्या नहीं किया जा सकता, प्रश्न नहीं किया जा सकता है। यानी इस न्यायालय के द्वारा अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। मतलब इसके निर्णयों की अवमानना की जाएगी, मतलब इसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए ये सर्वोच्च न्यायालय क्या दे सकता है, दंड देने का अधिकारी, यानी उस व्यक्ति को क्या दे सकता है, ये दंड दे सकता है। संस्था व्यक्ति जो भी है उसे दंड देने का ये अधिकारी है। इसके निर्णय पे यानी साक्ष्य पे, कोई प्रमाणिकता पे, साक्ष्य पे क्या नहीं किया जा सकता, प्रश्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट बिंदु छठा, मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक कैसे बताया गया इसके अंतर्गत, मौलिक अधिकारों की, क्योंकि मौलिक अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण आदि लेख जारी किसके द्वारा किए जाते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति को ये अधिकार दिए जाते हैं। ये लेख जारी करने का अधिकार किसके पास में है, ये लेख मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। फिर नेक्स्ट बिंदु है संविधान का संरक्षण। संविधान का क्या है, संरक्षण और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। सातवां है संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या बताई गई, इसमें शक्ति बताई गई। देखो इसमें चीज बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कानूनों की वैधानिकता की अगर शक्ति यानी उनकी जांच करना है तो इसकी शक्ति किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की वैधानिकता की शक्ति की जांच कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार किसके पास में है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। ठीक है, अब अनुच्छेद 131 क्या बताता है, अनुच्छेद 131 और 132 के अंदर ये बात उल्लेखित है। अनुच्छेद
131 और 132। अनुच्छेद 131 से 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित, संघीय व राज्य सरकारों के द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। संघ व राज्य द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। देखो, संघ व राज्य द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 131 और 132 में प्रमाणित किया गया है कि जिसमें संघीय संसद, राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं। संघीय संसद व राज्य विधानमंडल संविधान का अगर अतिक्रमण करते हैं तो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि निर्माण करते हैं तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, राज्य सरकार कोई कानून बना रही है, केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है और उन कानूनों से संविधान का उल्लंघन हो रहा हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो उस स्थिति में उस कानून को असंवैधानिक करार दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास में अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। सर्वोच्च यानी इसको कौन सी शक्ति बताई गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। मतलब जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उस शक्ति को किस नाम से जाना जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 131 और 132 यहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट, इसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको भेज दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है। धन्यवाद।